जान लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है होती क्या है। तो जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो मेनली एक तरीके से ये होती है कि जैसे कि आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा क्यूब होता है, क्यूब के अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, बट वहीं अगर बॉडी सेंटर हो तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे भी होता है एक। वैसे ही ये एटम या फिर ये पार्टिकल उस क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के थ्रू जितना परसेंट ऑफ पार्ट फिल किया गया हो, दैट मीन्स ऑक्यूपाइड किया गया हो, उसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और जो फ्रैक्शन निकल के आता है, क्या निकल कर आता है, एक फ्रैक्शन निकल कर आता है कि कितना स्पेस फिल किया हुआ है, उसी को हम कह देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? देन जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है कि ओनली कॉर्नर पे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इस गैप को जो है कम करके शो करें तो आपको ये कुछ इस तरीके का शो होगा। क्लियर? और हर कॉर्नर का जो पार्टिकल है या फिर एटम है वो 8 क्यूब के साथ साथ शेयरिंग करता है। क्लियर? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये आप इजीली देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके का ही है जो ये वाला है। ठीक है, तो हम अगर इन दो का एक बार फाइंड आउट कर लें तो ऑल ओवर सारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, वैसे ये हमारी डिस्टेंस ए होती है। ठीक है, क्या ये जो साइड्स हैं हमारी, ये जितनी भी साइड हैं ये ए के इक्वल होती हैं, बट यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। इस एटम की कुछ ना कुछ एक रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। इस वाले एटम की भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। तो ये इसकी पूरी दोनों की रेडियस मिला के वो कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हर एक साइड जो है आपकी ए के इक्वल है। देन जो नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल, इस सेल के अंदर कितने स्पेयर हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपने सिंपल यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम निकालना फाइंड किया हुआ है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा ऐसा सिंपल यूनिट सेल होता है इसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और हर एक कॉर्नर का एटम कितने क्यूब के साथ शेयरिंग करता है? आप कहोगे मैम आपने बताया था 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर 1/8 और मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 निकल कर आपका आ जाएगा। देन उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है भाई, स्पेयर का आपको पता है ऑलरेडी 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाता है। देन वॉल्यूम क्यूब, अगर क्यूब का निकाले तो कितना होता है, एक क्यूब होता है, और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2r निकाली थी, इसीलिए हमने ए की जगह पर रख दिया 2r और सारी वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, जो कि आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 और r का क्यूब क्यूब रह जाएगा। देन उसके बाद है फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, इसने कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड करा या फिर पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या होगा। तो जो हमारा यहाँ पर ये था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों को डिवाइड कर दो, आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा कि कितना पार्ट उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप इन दोनों को जब कट कर दोगे ऑल ओवर, ये 8 से ये कट हो जाएगा 2 पर, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, मल्टीप्लाई हो गया π/6, और ये निकल के आ जाएगा कितना है ये पैकिंग ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, ये हमारा 0.528, और अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 52.4%। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ। देन उसके बाद है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट। फेस सेंटर क्या होता है, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस, ये देख रहे हैं एक फेस,
हर एक फेस पे भी एक बीच में एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर। और हर फेस का जो एटम होता है, देखो आपको कॉर्नर का तो पता ही है कि हर एक कॉर्नर का एटम जो है 8 क्यूब के साथ जो है शेयरिंग करता है। और जो फेस का एटम है, देखो हाफ दिख रहा है, मतलब हाफ कहाँ गया, दूसरे क्यूब के साथ। मतलब हर एक जो फेस का जो एटम है वो 2 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, AC इजकल टू 4R कहाँ से आया, देखो ये फेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक कॉर्नर पे है, दूसरे कॉर्नर पे है, ये फेस पे है। ठीक है। अगर इसकी ऑल ओवर रेडियस हम फाइंड करें, इसकी देखो कुछ रेडियस होगी R, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 2R, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R, ये ऑल ओवर AC मिला के कितना हो गया, ये हो गया 4R। क्लियर। देन हम यहाँ पर देखो आपको ये वैल्यू निकालनी है, इधर वाली साइड हो जाएगी A, ये वाली साइड भी हो जाएगी A, बट आपको ये वाली देखो ये भी इसका A ही है, पर आपको A से जो है C तक की ऑल ओवर एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपको निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसका हर एक कॉर्नर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। इसीलिए हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। देन AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो जो आपका AC है वो क्या है, AC, यानी कि आपको यहाँ पर वैल्यू आपने अभी निकाली थी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो AC की जगह आपको डालना है 4R। देन AB क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक साइड क्यूब की A होती है, इसीलिए आपने AB की जगह पर पुट करा A स्क्वायर। देन BC की जगह पर भी पुट करा कितना A, बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। देन हम अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2A स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और इसको हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, दैट मीन्स क्या, 2A स्क्वायर। आपको पता है कि जब ये इस तरीके के फॉर्म में होता है तो ये इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 2 के ऊपर रूट रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा क्या, √2A। देन ये जो आपका 4R है, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए किसकी, A की, है ना। हमें यहाँ पर A की वैल्यू चाहिए, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया था ना, हमें यहाँ पर क्यूब का भी वॉल्यूम निकालना होता है, तो वहाँ पर हम A क्यूब रखते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर A की वैल्यू चाहिए। तो हमें A की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 4R के नीचे क्या रख देंगे, ये √2। तो आपकी A की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई, इसको संभाल के रखिए इस वैल्यू को। देन यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, A क्यूब होता है, जो कि हम पिछले कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं। AR अपॉन में √2 का क्यूब, क्योंकि हमारी A की वैल्यू यही निकाली थी अभी हमने लास्ट टाइम, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारी एक इक्वेशन बन गई लास्ट में। देन उसके बाद हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ स्पेयर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, देखो हर एक कॉर्नर पे कितने हैं, 8 हैं, हर एक कॉर्नर पे 8 हैं। और आपको पता है कि हर एक कॉर्नर का एक एटम कितने स्पेयर के साथ कितने क्यूब के साथ शेयरिंग करता है, 8 के साथ, इसीलिए हर एक कॉर्नर का निकल के कितना आ गया, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 1। और अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो ऑल ओवर 6 फेस होते हैं, मतलब कि हर एक फेस पे एक एटम हो जाएगा, और ये 2 के साथ शेयरिंग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2। और 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 3 पे, और आपका आ जाएगा 3। और अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें, 1 को और 3 को, आ जाएगा कितना, 4। मतलब कि ऑल ओवर 4 जो है आपके एटम प्रेजेंट होंगे किसमें, फेस सेंटर के अंदर। तो हमने वही यहाँ पर 4 निकाल लिया है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर, बिकॉज हमें एक का पता था क्या होता है भाई, 4/3 πr क्यूब, बट यहाँ पर कितने स्पेयर्स हैं, 4। तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या करा है, 4, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन में 3 πr क्यूब। देन जो आपका फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है, मतलब कि कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाइड करा, फ्रैक्शन क्या है, तो ऊपर तो आप लिख देंगे किसका, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और नीचे लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 0.74, और जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो कितना आ जाएगा, 74%। क्लियर।
तो ये इस तरीके से आप परसेंट ऑक्यूपाइड निकाल सकते हैं। देन उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। व्हाट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट? आपको ये पहले भी पढ़ाया गया था कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट के अंदर हर एक कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में, दैट मीन्स एक बॉडी में एटम परसेंट होता है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें, मतलब कि ये तो इसकी साइड हो गई, बट एक सेंटर में क्या हो गया, एक एटम परसेंट है। हर एक कॉर्नर का एटम जो है 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देन बट जो बॉडी के अंदर एक एटम होता है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता, वो एक ही क्यूब के साथ शेयरिंग करता है, ओनली 1 क्यूब के अंदर ही होता है। अगर हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहें तो ये आपको दिख रहा है, ये एक एटम है, देन ये एक एटम है, ये एक एटम है। हमें इसको देखो, आपको ये साइड पता है कि ये वाली जो साइड है वो ए होती है, बट अगर मैं डायगनली पूछूं आपसे कि ए से लेके डी तक की साइड कितनी होगी, आप कहेंगे हमें नहीं पता। बट इसके अंदर जो एटम परसेंट है ये 1, 2 और 3, इन एटम की अगर हम ए से लेके डी तक की साइड देखें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4r। देन ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हम इसे भी पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी डायगनली जो हमारा वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, AD=4r। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और हम AC की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, AC इज टू AB प्लस BC। AB की वैल्यू A है, BC की भी वैल्यू A है, इसीलिए A² प्लस A²। और ये रूट कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर होता है और यही स्क्वायर जब इक्वल के अदर साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है। AC की वैल्यू यहाँ पर दोनों A जो है ऐड डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, √2A²। देन यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी AC की ये निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो बॉडी डायगनली है AD की वैल्यू, AD कितना है हमारा 4r। अगर हम इसको अदर फॉर्म में निकालेंगे, दैट मीन्स AD और DC और AC की वैल्यू के थ्रू हम अगर इसे निकालेंगे तो जो हमारी AD की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3a। ये भी हमारी AD की वैल्यू है और ये भी हमारी AD की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने √2a और यहाँ पर √3a जो निकाला है, इन दोनों इक्वेशंस को हम एक टाइप से इक्वल रख लेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को और ये वाली इक्वेशन सेकेंड को। तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r = √3a, बिकॉज आपको पता है हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने इस तरीके से इसको इक्वल रखा हुआ है। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4r√3। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को ऊपर रखते हैं, देन क्यूब को नीचे रखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। तो हमें यहाँ पर अब वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसका चाहिए, हम यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो कि है A³। A की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम A का। देन उसके बाद है नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेयर एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो आपका 8 × 1/8, देखो क्योंकि बॉडी के अंदर एक होता है वो किसी से शेयर नहीं करता, और ये कॉर्नर वाले हैं, ऑल ओवर हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, क्योंकि यहाँ पर स्पेयर 2 ही है इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, वो कितना है, 8πr³/3। और नीचे जो है हमारा ये तो स्पेयर का हो गया, ये किसका हो गया, क्यूब का हो गया। देन जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये अपोजिट टर्म्स में आपको शो होगा। उसके बाद जो हमारी ये वैल्यूज़ निकल कर आ जाएगी वो इस तरीके से होगी, क्लियर। और उसके बाद जो हमारा ये आ जाएगा 0.68, और अगर हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 68%। बारे में कि डिफेक्ट होता क्या है, डिफेक्ट मेनली ये होता है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मैटर है उसके अंदर या तो कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाए,
या फिर आपका जो सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल हैं उसमें से कुछ पार्टिकल कम हो जाए, तभी वो एक तरीके का डिफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग करते हैं ना, वो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट? यहाँ पर क्या होता है, कोई एक लेटिस पॉइंट जो है या तो वो कटायन होगा या तो वो एनायन होगा, और वो लेटिस को लीव करके चला जाता है, दैट मीन्स लेटिस को छोड़कर चला जाता है, और वहाँ पर एक क्रिएट क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, दैट मीन्स एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं हॉल। ठीक है, और इसी को ही हम पूरे ऑल ओवर को कह देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अगर मैं इसको आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जब कोई टीचर अपनी जगह छोड़कर चला जाता है किसी दूसरे स्कूल में या फिर कहीं भी जाए, बस वो स्कूल छोड़कर चला गया, तो उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सब कहते हैं ना यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है ना, दैट मीन्स वहाँ क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। वैसा ही हमारा इसमें होता है वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर। ये तो हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स कैटायन और एनायन पूरी तरीके से फिल है। बट क्या हुआ, जब कोई कैटायन या फिर एनायन अपने प्लेस को छोड़कर चले जाएं और उनकी जगह पर क्या क्रिएट हो जाए, एक होल, दैट मीन्स खाली जगह आ जाए, उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जब कैटायन जगह छोड़कर जाता है तो कैटायन डिफेक्ट कहते हैं, और जब अनायन अपने इस प्लेस को छोड़कर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं अनायन डिफेक्ट। क्लियर इतनी चीज़ें? देन उसके बाद जब कोई भी कैटायन या फिर अनायन लेटिस को छोड़कर जाता है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होती हैं। फर्स्ट है डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड अ डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है वो होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब कोई लेटिस पॉइंट लेटिस को छोड़कर चला जाता है। देन स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। आप देखो सारे क्रिस्टल पूरी तरीके से अरेंज है तो ये मोर स्टेबल है, बट अगर कोई भी एक क्रिस्टल कोई भी एक जो है पॉइंट है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वो इस लेटिस को छोड़कर चले जाए तो पूरा ही बैलेंस खराब हो जाएगा और ये स्टेबल नहीं रहेंगे, तो जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट है कि जो वैलेंसी डिफेक्ट है वो इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो वैकेंसी डिफेक्ट मोर हो जाता है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन है ये अपने प्लेस को छोड़कर जाने लग जाते हैं लेटिस से बाहर। क्लियर? देन इसके बाद हम बात करें कि इंटरस्टेशियस डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इंटरस्टेशियस डिफेक्ट? इंटरस्टेशियस डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जब कोई लेटिस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कुछ भी वो हमारे लेटिस के अंदर आके ऐड हो जाए, और कहाँ पर ऐड हो जाए, वॉइड में। वॉइड यानी कि वॉइड, इंटरस्टेशियल गैप, ये सारी चीज़ें हमारे बीच की जगह होती हैं, खाली जगह। यहाँ पर देखो, व्हेन अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऑक्युपाइड करता है इंटरस्टेशियल साइट को या फिर वॉइड, दोनों सेम के ही नाम है, डिफेक्ट दस आकर इट इज़ कॉल्ड अ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जैसे कि आप ये 3 पार्टिकल देख पा रहे हैं, इनके बीच में एक थोड़ी जगह है जिसे हम कह रहे हैं इंटरस्टेशियल गैप या फिर इंटरस्टेशियल साइट या फिर वॉइड। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि जो भी हमारे पार्टिकल्स के बीच का गैप होता है उसे हम या तो वॉइड कह देते हैं या फिर इंटरस्टेशियल गैप कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी हमारा अदर पार्टिकल इस वॉइड के अंदर आके सेटल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है जिसके अंदर क्या है, 4 पार्टिकल अरेंज है। देन इसके अंदर एक और पार्टिकल खुद से आके एंटर हो गया, और कहाँ पर एंटर हुआ, वो इसके वॉइड में या फिर इंटरस्टेशियल गैप में आकर अपनी प्लेस उसने ले ली, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्लियर? जब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी पॉइंट हमारे क्रिस्टल के अंदर आके ऐड हो जाता है तो मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितने मेंबर थे इसके अंदर उससे एक और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब मास तो इंक्रीज होना है, ऑब्वियस सी बात है। देन डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको आंसर देना है कि ये नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्लियर? यहाँ से आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाट इज लाइन डिफेक्ट? लाइन डिफेक्ट आपको नेम से ही लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ लाइन में ही गड़बड़ है।
या तो कोई लाइन ऐड हो रही होगी या तो कोई लाइन जो है बाहर जा रही होगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। दैट मीन्स इरेगुलरिटी और डेविएशन इन होल लाइन ऑफ एन आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट। कह रहे हैं कि जब आपकी इरेगुलरिटी या फिर डेविएशन आपको शो होगा पूरी एक लाइन में, होल लाइन, ऐसा नहीं है कि लाइन का कोई एक पॉइंट चला गया, नहीं, पूरी ही एक लाइन में जब कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं, ये उसे हम कह देते हैं कि लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह है आपका आइडियल क्रिस्टल जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर एक वे में अरेंज हैं, बट क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी कोई लाइन गायब हो जाएगी यहाँ से या फिर कोई लाइन इसमें आके ऐड हो जाएगी, है ना। ये आपके 3 जो हैं इसमें रॉज हैं और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं, ये आपको शो हो रही हैं। बट फर्स्ट वाले के अंदर क्या हुआ कि एक लाइन मिस हो गई यहाँ से। जब कोई अपनी प्लेस को छोड़कर बाहर चला जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है भाई, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया भाई वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, बट यहाँ पर एक लाइन मिस है तो इसलिए हमने इसको पूरा कह रहे हैं लाइन वैकेंसी डिफेक्ट। वैसे ही जब कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्टिकल कोई ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। देखो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गई है मतलब कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हो गया, बट क्या ऐड हुआ है, पूरी एक होल लाइन ऐड हुई है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लाइन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। मतलब आप कहेंगे मैम, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जब कोई भी पार्टिकल या फिर कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं क्या, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जब कोई पार्टिकल या फिर केटायन आयनायन जगह छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बिल्कुल राइट, मैं आपको यही चीज़ें समझाना चाह रही हूँ इतनी देर से। देन इसके बाद आपका एक पॉइंट है कि पॉइंट डिफेक्ट। जब एक छोटे से पॉइंट की वजह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ सेम पॉइंट। जो इसमें सेम पॉइंट है उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से आपको जो डिफेक्ट देखने को मिलता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर, ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम इतनी देर से आपने ये तो बताया ही नहीं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। आइडियल का मतलब एक प्रॉपर एक क्रिस्टल जिस तरीके से है, मतलब जो फुलफिल है। मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट 40 हैं, और 40 अगर एक बच्चा आए दूसरी क्लास में जाकर बैठ जाए तो हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा आके क्लास में बैठ जाए तो हम उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पर पूरे के पूरे 40 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं उसे हम कहेंगे आइडियल क्लास या फिर आइडियल क्रिस्टल। क्लियर ये चीज़ें। देन इसमें जो हमारा आइडियल क्रिस्टल होता है, आइडियल क्रिस्टल जब पॉइंट डिफेक्ट की बात आती है, या तो कोई जो पार्टिकल है वो चला जाएगा तो क्या कहेंगे हम उसे, पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट। और जब कोई पार्टिकल आके ऐड ऑन हो जाएगा इसके वॉइड में या फिर इंटरस्टिशियल गैप में तो उसे हम कह देते हैं पॉइंट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर। देन जब कोई पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब कि जब कोई पॉइंट हमारे लेटिस को छोड़कर चला जाता है तो जो हमारा ये लेटिस है वो क्या हो जाता है, हार्डनेस उसकी कम हो जाती है। बिकॉज आपने मैटर में पढ़ रखा है कि जितने ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उतना ही क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट अगर इसमें से पार्टिकल हम धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दें तो इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। वही चीज़ आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जब पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो हार्डनेस जो है डिक्रीज हो जाती है। बट जब कोई पॉइंट हमारे लेटिस में आके ऐड ऑन हो जाता है तो क्या होता है, गैप कम हो जाता है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आपको शो होता है और हार्डनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर ये चीज़ें आपको। देन उस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट कि पॉइंट डिफेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड है नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये क्रिस्टल के बारे में जानना होगा कि ऐसे क्रिस्टल जिनका रेशो दैट मीन्स कैटायन और एनायन का रेशो सेम होता है उसे हम कहते हैं स्टियोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल के अंदर
कैटायन और एनायन का रेशियो सेम होता है तो उसे हम कहते हैं स्टियोकेमेट्रिक क्रिस्टल। वैसे ही जब कैटायन और एनायन का रेशियो जो है सेम ना हो बिल्कुल भी, तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर। और जो आपका स्टियोकेमेट्रिक क्रिस्टल का जो एग्जांपल है वो है NaCl, और जो आपका नॉन स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट का क्रिस्टल जो है इसका एग्जांपल है क्या, ZnO। जो Zn है वो यहाँ पर कैटायन है जो कि मोर होते हैं नंबर ऑफ एनायन से, एनायन और कैटायन। ठीक है, अब इसके और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जो ये हमारा डिफेक्ट होता है, दैट मीन्स स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारा होता है, इसमें जो रेशो होता है ना बिफोर और आफ्टर, दैट मीन्स डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद सेम ही रहता है। जैसे मान लो ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है जिसके अंदर A+ कितने हैं, 3 हैं, और B- कितने हैं, B- भी 3 हैं। ठीक है, तो 3+ है और 3 ही माइनस है। अगर आप इनको रेशो के फॉर्म में लिखो तो 1:1 हो जाएगा। मतलब ये रेशो आपका कब का है, जब डिफेक्ट नहीं हुआ। बट जब आपका डिफेक्ट इसके अंदर आकर हो जाएगा, दैट मीन्स या तो कोई पॉजिटिव या तो कोई नेगेटिव आपका क्रिस्टल छोड़कर चला जाएगा, है ना। या तो फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव जा भी सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो मिस हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ से मिस हो गया, तो 2+ और 2 ही माइनस बने। दैट मीन्स जो रेशो हो गया वो 1:1 है। और वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, 2 तो आपके लीव करके चले गए लेटिस को, और 2 जो है लेटिस में ऐड हो गए। दैट मीन्स 4 पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव। इसका आप रेशो लोगे तो 1:1 आपको देखने को मिल रहा है। बट नॉन स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे कैटायन और एनायन होते हैं, डिफेक्ट से पहले तो सेम होते हैं बट डिफेक्ट के बाद सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है। जब आपका डिफेक्ट नहीं था तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, 1:1 रेशो आ गया। बट कोई एक पॉजिटिव या फिर कोई एक ऐड हो जाए, दैट मीन्स यहाँ से एक पॉजिटिव छोड़कर चला गया लेटिस को, तो 2 तो आपके जो हैं क्या हैं, पॉजिटिव वाले हैं, और जो आपके 3 हैं वो क्या है, नेगेटिव वाले हैं। तो जो आपका रेशो है वो 2:3 आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव जो है ऐड ऑन हो गया, तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव हैं वो तो 4 हैं बट जो नेगेटिव हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ये आपका रेशो बाद में सेम नहीं है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट है, दैट मीन्स जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट से पहले भी रेशो सेम होगा और डिफेक्ट के बाद भी रेशो जो है वो सेम रहने वाला है। बट नॉन स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आफ्टर डिफेक्ट और बिफोर डिफेक्ट जो इनका रेशो है वो सेम नहीं होता है। देन जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऐड और मिस। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ कैटायन ऐड होंगे उतने ही एनायन भी साथ में ऐड होंगे, और जितने उसमें कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन भी लेटिस से छोड़कर चले जाएंगे। बट जो आपका नॉन स्टियोकेमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन ऐड होते हैं और अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पेयर में ही बाहर जाएं। क्लियर। इसके बाद है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। दैट मीन्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम ऑफ व्यू से, कि फ्रिंकल और सॉर्ट के डिफेक्ट क्या होते हैं। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी। आप इसको ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट है, देखो ये लेटिस है पूरा, है ना। अभी इसको ना देखकर आप एक चीज़ यहाँ पर देखो कि मान लो ये एक पूरा ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहीं पर ही है A+, ठीक है। अब देखो मैंने मान लो ये क्लासेस स्टार्ट करी, अभी मेरे पास सिर्फ 10 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। आने वाले सालों में बच्चे और ज़्यादा आ जाएंगे, मान लो 20-30 बच्चे जो है मेरी क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए जो पॉजिटिव हैं वो कौन है, मेल हैं, दैट मीन्स बॉयज़ हैं, और जो नेगेटिव हैं वो कौन है, फीमेल हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पर इसमें गैप भी है बीच में, तो क्या हो रहा है, ये 2 बच्चे ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले ये दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी,
मैं इनसे कहूँगी कि आप यहाँ से उठ जाओ और जाके पीछे बैठ जाओ। अब आपने देखा होगा क्लास में, क्या कोई टीचर किसी लड़की, अगर दो लोग बात कर रहे हैं, वो मेल और फीमेल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो टीचर किसे पीछे भेजेगी, बॉय को या फिर गर्ल को? आपने हर बार नोटिस करा है कि जो टीचर है वो बॉयज़ को ही पीछे भेजती है कि जाओ आप पीछे जाके बैठ जाओ। तो जो हमारा पॉजिटिव था, मैंने आपको बोला कि आप पॉजिटिव चार्ज को मानकर चलो मेल और नेगेटिव चार्ज को मानकर चलो फीमेल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स ए प्लस है, हम उसे कहाँ भेज देंगे, पीछे, कि जाओ आप पीछे बैठ जाओ। तो जैसे ही ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका यहाँ पर ये यहाँ से गया, कहाँ बैठ गया, जाके भाई पीछे बैठ गया, बिकॉज यहाँ पर बीच में जगह थी इसलिए पीछे चला गया। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। जब क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट की जगह है तो और उसको कहाँ पीछे भेजेंगे, सारे ब्रांचेस अगर फिल हैं तो हम जो भी स्टूडेंट अगर बातें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे बताओ। ये आपका क्या था, मेल था, ये आपका क्या था, फीमेल था। ये दोनों सपोज बातें कर रहे हैं। अब तो मैं नहीं कहूँगी ना कि पीछे जाके बैठ जाओ, बिकॉज यहाँ पर स्पेस ही नहीं है पीछे। तो मैंने क्या करा, दोनों को ही क्लास से बाहर भेज दिया, ठीक है, कि भाई तुम बाहर जाओ और वहीं जाके बातें करना। तो दोनों ही स्टूडेंट को क्या हुआ, क्लास से बाहर भेज दिया गया। अब दैट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो आपका फ्रिंकल डिफेक्ट होता है, जो आपका क्या है, फ्रिंकल डिफेक्ट है। फ्रिंकल डिफेक्ट के अंदर जनरली कैटायन लेटिस को छोड़कर नहीं जाता है। लेटिस को यहाँ पर दैट मीन्स जो उसका लेटिस है इसको छोड़कर जाता है और कहाँ चला जाता है, वॉइड में चला जाता है या फिर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। क्या, कैटायन। और ये कैटायन क्यों गया, इसका मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। ये लॉजिक याद रख लेना, बहुत जल्दी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट जो सॉर्ट के डिफेक्ट है, सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस द लेटिस, दैट मीन्स पूरी तरीके से ही लेटिस से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। और इसमें वो छोड़कर तो जाता है पर पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता, लेटिस के अंदर ही रहता है, वॉइड को ऑक्युपाइड कर लेता है। देन जो हमारा इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब कि उसने बस अपनी सीट चेंज करी है, ना कि वो लेटिस छोड़कर चला गया। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर आपको वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट, तो आप बता देंगे मैम आपने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई हमारा पॉइंट लेटिस को छोड़कर चला जाए पूरी तरीके से और उसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो जाए, उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वेरी गुड, यही मैंने आपको बताया था। देन जब हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो उसमें देखो ये है तो इसी के अंदर ही, बस इसने सीट चेंज करी है, तो मास सेम रहने वाला है, डेंसिटी भी सेम रहेगी। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर वो पूरी तरीके से बाहर चला गया, मतलब कि मास कम हो जाएगा और मास कम होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगी। और जो हमारा फर्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कंडक्टिविटी सेम रहेगी। बट जो आपका सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज़ क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ जो आपके यहाँ पर आयन्स है, इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो, ठीक है। और जो आपका ये फ्रेंकल डिफेक्ट है, फर्स्ट वाला जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, इसका एक और पॉइंट ये आप याद रखो कि दिस डिफेक्ट अक्कर इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट करी है, सिर्फ 10 बच्चे होंगे, बट आने वाले टाइम में 20 से 30, जो कि ये वाला था शॉर्ट के डिफेक्ट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। बट जितने ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट होंगे, दैट मीन्स जितने कैटायन एनायन होंगे, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाएगा। देन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो जो आपका शॉर्ट के डिफेक्ट है, शॉर्ट के डिफेक्ट का एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KBr। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट की एग्जाम्पल है AgCl, AgBr। अब कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम किसका Ag वाले एग्जाम्पल लिखेंगे या फिर किसके जो है हम ये NaCl, KCl, हैलाइड वाले एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है फ्रेंकल।
अगर मैं आपसे पूछूं जो फिरंगी होते हैं, दैट मीन्स जो फिरंगी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम हिंदी में, उन्हें कहते हैं अंग्रेज। फिरंगी से याद रखो क्या, फ्रिंकल, फिरंगी से याद रखो फ्रिंकल, और जो अंग्रेज है उससे याद रखो एजी। ठीक है, मतलब जो हमारा अंग्रेज वाला है, एजी वाला है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा फ्रिंकल डिफेक्ट के अंदर। और जो बाकी बच गए दैट मीन्स NaCl, KCl, KBr, वो सारे यहाँ हमारे क्या कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर। हमारा एफ सेंटर क्या होता है, फर्स्टली अगर हम देखें तो जब हमारा एनायन वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जब हमारा अनायन अपनी जगह को छोड़कर चला जाए और उसकी जगह पर एक क्या क्रिएट हो जाए, होल। ठीक है, और जब कोई हमारा एनायन या फिर केटायन पूरे लेटिस को छोड़कर चला जाए पूरे तरीके से बाहर, तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्लियर, ये चीज़ें आपको पहले से पता हैं। बट जब ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर एक क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जगह पर आ जाए, उसकी जगह पर आपको क्या देखने को मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाए, तो उसे ही हम कह देते हैं एफ सेंटर। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, दैट मीन्स ये आपको NaCl पॉजिटिव है, सॉरी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इस तरीके का पूरा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो एक नेगेटिव था, दैट मीन्स यहाँ पर जो Cl था, Cl जो है माइनस वाले चार्ज का था, है ना। ये जब लेटिस को छोड़कर चला गया, मतलब इसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो गया होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई हमारा दैट मीन्स लेटिस पॉइंट या पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ भी है, जब वो लेटिस को छोड़कर चला जाता है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, दैट मीन्स एक होल क्रिएट हो जाता है। और उसकी जगह पर अब कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया, है ना, और इसे ही हम कह देते हैं क्या, एफ सेंटर। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एल्कली मेटल के लिए होता है Na। ठीक है, यही हमारा एफ सेंटर है। देन नेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट और डोपिंग क्या होता है। व्हाट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड डोपिंग, दोनों सेम ही नेम है। अगर आपको बोला जाए इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो भी आप डोपिंग लिख सकते हो, डोपिंग पूछा है तो भी आप सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखने वाले हो। व्हेन एन इम्प्योरिटी इज एडेड, जब कोई इम्प्योरिटी ऐड होती है आयनिक सॉलिड के अंदर, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और वो कंडक्टिविटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड अ डोपिंग, उसी को हम क्या कह देते हैं, डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम कह देते हैं डोपेंट। क्लियर, और ये डिफेक्ट जो है इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है, या रिपीट करते हैं इसको एक बारी, कि जो हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर मेन प्रोसीजर होता है कि जब कोई इम्प्योरिटी ऐड होती है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटी ऐड होती है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम कहते हैं डोपिंग। देन जब कोई इम्प्योरिटी ऐड होती है और वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, उसे हम कहते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी हमने ऐड करी है उसे हम कहते हैं डोपेंट। ठीक है, यही चीज़ें मेनली इसमें मेन है, और इसी डिफेक्ट को हम कह देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये देखते हैं, Na+Cl- Na+Cl-, क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारा Na था वो अपने स्पेस को छोड़कर चला गया, और Na की जगह पर दैट मीन्स उतने ही साइज़ का, उतने ही चार्ज का जो हमारा यहाँ पर एक और एड ऑन हो गई इम्प्योरिटी, जो क्या थी, क्रोमियम 2+। क्लियर, देन यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्टिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उनके बेसिस पे हमने सॉलिड को किस तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। तो ये जो टेबल है ये आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे। फर्स्ट है क्या, टाइप ऑफ सॉलिड, कि कितने टाइप के हमारे सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर, जो कंडक्टर होते हैं यहाँ पर आपको 4 लिखना है। 10⁴ to 10⁷ इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है किसकी, कंडक्टर की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और जो इसका रीज़न होता है दैट मीन्स जो हमारे कंडक्टर होते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं कि जो कंडक्टर होते हैं हमारे, कंडक्टर के अंदर करंट जो है बहुत इजीली पास कर जाता है। देखो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मेनली जो ये नीचे वाला पार्ट है आपको शो हो रहा है,
इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड। देन जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाते हैं नीचे वाले पार्ट से अपर पार्ट में, और जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है। बट जब हम इंसुलेटर के केस में आते हैं तो ये जो गैप है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर पार्ट से अपर पार्ट में, दैट मीन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, और जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि ये जो बीच में गैप है जो मैंने आपको भी बताया, इस गैप को क्या कहते हैं? इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन जोन, हम इसको कह देते हैं। क्लियर? देन जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, आपको पता है सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें सम टाइम तो करंट पास होता है बट सम टाइम नहीं होता। कभी कभी करंट पास होता है, कभी कभी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर को जो गैप है वो कम होता है, तो कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर में कभी कभी करंट पास होता है और कभी कभी नहीं। तो जो आपका कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रेंज थी वो कितनी थी? 10⁴ टू 10�7, और इसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट फ्लो होता है। और इसके एग्जांपल हैं मेटल लाइक का एजी आपका सिल्वर होता है। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर है। क्लियर? और एल्युमिनियम भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, पर जो आपका एजी है वो मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। देन इंसुलेटर का जो बीच का गैप बताया था, दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी रेंज है, रेंज कितनी है इसकी? वो है 10⁻20 टू 10⁻−10। ये जो है कंडक्टिविटी रेंज है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है, और इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और इसका एग्जांपल है वुड, रबर और बैकेलाइट। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का रेंज कितना होता है? 10⁻−10 टू 10⁴। ये मॉडरेट है, दैट मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर का जो बीच का गैप है ना वो आपका सेमीकंडक्टर का हो जाता है। देन इसमें क्या होता है? मोशन ऑफ इंटरस्टिशियल एंड इलेक्ट्रॉन और होल और बोथ, इसमें दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल है क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम एटसेट्रा। ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पायरो इलेक्ट्रिसिटी? ये आपका होता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक पोलर को हीट करने पे, पोलर क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, उसे हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और पायरो के बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जब हम किसी एक पोलर क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स जो हम मैकेनिकल स्ट्रेस को पोलर क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं, या तो वो कोई फोर्स हो सकता है या फिर हम उसे हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की वजह से, सीटें एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू कर देती है, उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? लिड। जो आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्या होता है कि इसके दो पार्ट आपको दे रखे हैं, इंटरस्टिशियस और इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं क्या? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। बट जो एक्सट्रेंसिक है, एक्सट्रेंसिक के अंदर क्या होता है कि ये प्योर नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड होती है, और इम्प्योरिटी वाला कंसेप्ट आप पहले पढ़ के आ चुके हैं जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं। क्लियर? और इसी को ही हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। देन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब आप सिलिकॉन को डोप्ड कर देते हैं 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंदर, लाइक फास्फोरस, जिसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो कंडक्टिविटी है वो प्रेजेंट होती है किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है भाई? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। वहीं अगर हम बात करें किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो ये सेमीकंडक्टर डोपेंट के थ्रू बने होते हैं। जब हम सिलिकॉन को डोप्ड कर देते हैं किसके अंदर?
13 ग्रुप एलिमेंट के अंदर लाइक गैलियम, ठीक है, लाइक गैलियम के अंदर जब हम इसे डोप करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं होल, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में, और यहाँ पर हमने सॉलिड को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है क्लासीफाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज़ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से? पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है TiO2, B2O5, बेंजीन और NaCl जो है इसका एग्जांपल है। क्लियर? देन जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इनमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इनमें क्या होता है, लूज मैग्नेटिज्म होता है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसके एग्जाम्पल हैं O2, कॉपर, आयरन एटसेट्रा, ठीक है, बिकॉज इनके ऊपर जो ये चार्जेस होते हैं इनकी वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड ये जो है शो करते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेटिज्म। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो स्पिन होती हैं वो सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसके एग्जांपल हैं क्या, Fe, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। देन एंटीफेरो क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिज्म, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और इनमें जो कंपल्सरी अलाइनमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है, फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका एग्जांपल है MnO, MnO2 और FeO और एटसेट्रा, ठीक है। जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, द सब्सटेंस हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अनइक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल अलाइनमेंट। इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ, और साथ में इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की वजह से ही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेनली शो होती है। इसका एग्जांपल है Fe3O4 और फेरिट्स। अब यहाँ पर मैं इनका आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिसके थ्रू आपको ये लर्न रखने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सबसे फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक, देन डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। ये हो गए आपके 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें याद रखो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड से मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, दैट मीन्स इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होंगी, और जो सेकंड वाला है उसकी प्रॉपर्टी फोर्थ वाले से सेम होगी। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, सेम है। फर्स्ट वाला क्या है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। देन जो आपने ये वाला लिखा है थर्ड वाला भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही सेकंड और जो फोर्थ है वो रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपल्सिव है। अब याद रखो वीक और स्ट्रॉन्ग, मान लो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है पहले और वो पढ़ के उसने क्लासेस ली प्रॉपरली और वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बच्चा बन गया, उसकी जो है दैट मीन्स जो उसकी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो पहले क्या था, वीक, बाद में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो जो अट्रैक्टिव है, पहले तो आप इसमें एक में वीक डाल दो, एक में स्ट्रॉन्ग डाल दो। वैसे ही रिपल्सिव में एक में वीक, एक में स्ट्रॉन्ग। तो आपकी 4 प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि वीकली अट्रैक्टिव, वीकली रिपल्सिव, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव। इतनी चीज़ें क्लियर है। देन उसके बाद जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, अनपेयर्ड होते हैं सारे, सिंगल है। डायामैग्नेटिक के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, क्योंकि पूरे फुलफिल होते हैं तो इसलिए इसमें प्रॉपर्टी ना के बराबर होती है, वीकली रिपेल करते हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक जो है इसमें क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में ही सारी स्पिन्स होती हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक को ही हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो एंटी फेरो होता है इसके अंदर अपोजिट स्पिन होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपोजिट स्पिन होती हैं।
और जो फेरी मैग्नेटिक है, अगर हम बात करें फेरी की, तो फेरी के अंदर क्या होता है, डोमेन इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या तो वो डोमेन हो सकते हैं या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर में होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स ये आप देख रहे हैं 2 ऊपर के साइड हैं, 1 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 1 नीचे, क्या पता 3 ऊपर निकल गए हैं, तो अनइक्वल नंबर ऑफ होता है, इनकी कोई गिनती नहीं है और ये रिपल्सिव होते हैं। क्लियर। तो ये हो गई इसकी ऑल ट्रिक। आपका इसी के साथ ही चैप्टर फर्स्ट ऑल ओवर कंप्लीट होता है। देन